चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1837 से। जगह है इलाहाबाद का एक पुराना किला और उसके बीचों बीच खड़ा है एक पत्थर का खंभा जो सदियों से खामोश है। लोग इसे अशोक स्तंभ तो कहते थे, पर इस पर जो लिखा था वो किसी के लिए भी एक पहेली से कम नहीं था। और फिर इसी किले में एंट्री होती है एक अंग्रेज स्कॉलर की, जेम्स प्रिंसेप। उनकी आंखों में एक जुनून था, इतिहास के दबे हुए राज को पढ़ने का। उन्होंने दिन रात एक कर दिए उस खंबे पर खुदी ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे जैसे एक एक अक्षर का मतलब निकलता गया, इतिहास की धूल में दबे एक महान सम्राट की कहानी परत दर परत खुलने लगी। जरा सोचकर देखिए, सदियों तक ये खंबा चुपचाप खड़ा रहा, अपने अंदर एक चक्रवर्ती सम्राट की कहानी छुपाए। जेम्स प्रिंसेप की उस खोज से पहले ये सम्राट मानव इतिहास से गायब ही हो चुका था। उस स्तंभ पर जो लिखा था वो किसी आम राजा का जिक्र नहीं था। उसमें एक ऐसे नायक की कहानी थी जो किसी महाकाव्य जैसा लगता था। एक महाराजाधिराज, मतलब राजाओं का भी राजा, जिसकी तलवार के आगे कोई टिक नहीं पाता था, पर जिसका दिल दौलत के देवता कुबेर जैसा उदार था। एक ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में जितना माहिर था, उतना ही कला और संगीत में भी डूबा हुआ था। जी हां, ये महान सम्राट कोई और नहीं बल्कि थे समुद्रगुप्त। तो चलिए अब इस रहस्यमयी खोज से आगे बढ़ते हैं और सीधे उतरते हैं उनकी जिंदगी और उनके दौर की कहानी में। तो बात है लगभग 335 ईस्वी की, जब समुद्रगुप्त सत्ता में आए। तो ये कोई आसान सफर नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और एक नए दौर की नींव रखी। देखिए, उनके राजा बनने की कहानी में ही एक बड़ा ट्विस्ट था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने सदियों से चले आ रहे नियम को तोड़ दिया। नियम था कि गद्दी सबसे बड़े बेटे को मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राजा वो बनेगा जो सबसे योग्य हो, और उन्होंने अपने सभी बेटों में से समुद्रगुप्त को चुना। और इस फैसले का असर क्या हुआ? खैर, उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इससे बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि दरबार में मौजूद बाकी राजकुमारों के चेहरे उदासी से लटक गए थे। मतलब साफ है, ये फैसला हर किसी को पसंद नहीं आया था और माहौल में तनाव था। और यहीं पर कहानी में एक और मिस्ट्री सामने आती है। कांच, एक ऐसा नाम जो सिर्फ कुछ सिक्कों पर मिलता है। माना जाता है कि शायद यही वो शख्स था जिसने समुद्रगुप्त को सिंहासन के लिए खुली चुनौती दी थी। तो ये कांच आखिर थे कौन? इसको लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस चलती है। कुछ मानते हैं कि वो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने बगावत की थी, तो कुछ कहते हैं कि कांच शायद समुद्रगुप्त का ही असली नाम था। लेकिन एक बात तो तय है, समुद्रगुप्त की विरासत इस बात से नहीं बनी कि उन्हें गद्दी कैसे मिली, बल्कि इस बात से बनी कि गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने क्या कर दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उस चीज की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी सैन्य प्रतिभा। भारत पर उनकी जीत बस कुछ लड़ाइयों का सिलसिला नहीं थी, ये एक सोची समझी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। और उनकी रणनीति की सबसे कमाल की बात यह थी कि वो कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं लगाते थे। वो एक पॉलिटिकल ग्रैंड मास्टर की तरह सोचते थे। उत्तर भारत के राज्यों को उन्होंने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराया और फिर उनका राज्य उन्हें वापस लौटाकर अपना सहयोगी बना लिया। इसी तरह सीमा पर और जंगल के कबीलों के लिए उनकी नीतियां बिल्कुल अलग थीं। और इन अलग अलग नीतियों का नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपने साम्राज्य के चारों तरफ एक तरह का सुरक्षा कवच बना लिया। जहां कोर इलाके पर सीधा कंट्रोल था, वहीं दूर के राज्य दोस्त बनकर उनकी हिफाजत करते थे। ये कमाल का रणनीतिक लचीलापन था। लेकिन समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ तलवार और जीत की कहानी नहीं है। चलिए अब उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को देखते हैं जिसने भारत के स्वर्ण युग की नींव रखी। उनकी उपाधियां ही उनके मल्टी टैलेंटेड होने का सबूत हैं। एक तरफ वो महाराजाधिराज थे, तो दूसरी तरफ परम भागवत यानी विष्णु के भक्त। और इन सब के बीच एक उपाधि थी कविराज, कवियों का राजा। और ये बात बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ कवियों को सपोर्ट नहीं करते थे, वो खुद एक बेहतरीन कवि थे। एक ऐसा सम्राट जिसकी कलम भी उसकी तलवार की तरह ही तेज चलती थी। ये बात उनके किरदार को एक अलग ही गहराई देती है। और इसका सबूत कहाँ से मिलता है? उनके सिक्कों से। उनके कुछ मशहूर सिक्के हैं जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक सम्राट जो युद्ध से लौटकर वीणा के तारों में सुकून ढूंढता हो। ये उनकी कलात्मक आत्मा का पक्का सबूत है। तो एक तरफ वो योद्धा थे, दूसरी तरफ कलाकार, और इन सब के साथ साथ वो एक सहिष्णु शासक भी थे। उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया,
श्रीलंका के राजा को बोधगया में मठ बनाने की इजाज़त दी। सच कहें तो उन्होंने ही उस माहौल को बनाया जिसे हम भारत के गोल्डन एज की शुरुआत मानते हैं। अक्सर इतिहासकार वीए स्मिथ के बाद से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पर क्या ये तुलना सही है? चलिए जरा इसे परखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क था उनकी रणनीति में। जैसा हमने देखा, समुद्रगुप्त हर इलाके के हिसाब से अपनी पॉलिसी बदलते थे, वहीं नेपोलियन जहां भी जाता था बस एक ही कठोर सिस्टम थोप देता था। और फिर बात आती है विरासत की। समुद्रगुप्त ने कभी हार नहीं देखी। उन्होंने एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग की शुरुआत की। वो एक कलाकार राजा थे। वहीं नेपोलियन की कहानी का अंत वाटरलू में एक भयानक हार के साथ हुआ। वो जिंदगी भर एक जनरल ही बनकर रह गए। तो अगर तुलना करनी ही है तो शायद कहानी को उल्टा देखना ज्यादा सही होगा। ये कहना कि नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त था शायद ज्यादा सटीक है, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट का असली पैमाना तो समुद्रगुप्त ने ही तय किया था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी महान शासक को किस चीज से मापा जाना चाहिए? इस बात से कि उन्होंने कितनी जमीन जीती, या इस बात से कि उन्होंने अपने पीछे कैसी संस्कृति, कैसी शांति और कैसी विरासत छोड़ी?